बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं आई गेस मतीउल्लाह जान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मतीउल्लाह जान साहब। मती साहब, कल ये सवाल किया जा रहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई जारी रहेगी। कल काउंसिल ने उनको सफाई का एक और मौका दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके इस्तीफे से सुप्रीम कोर्ट की जो साख है वो भी मुतासिर हुई है। अब बताइए ये कि एक नहीं दो जजेस जो हैं वो इस्तीफे दे चुके हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट पर, लोगों का एतमाद का और सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख का? बहुत शुक्रिया। देखिए, जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा जो था वो यकीनी तौर पे एक सरप्राइज था, मगर इस्तीफा आने के बाद बहुत सारी हकायक और चीजें कुछ सामने आ रही हैं और जो वाकयात की और हालात की जो तरतीब है उससे नजर आता है कि जस्टिस एजाजुल हसन के पास शायद इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब से 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास खुली अदालत में होगा और ये इजलास एक मौका दिया गया है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को कि वो खुद पेश होके या अपने वकील के जरिए पेश होके इस सवाल का जवाब दें कि अगर एक जज के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस पर संगीन करप्शन के इल्जामात लग जाते हैं तो फिर क्या उसके इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी कार्रवाई रोक देगी? और क्या जो संगीन इल्जामात लग चुके हैं, मंजरेआम पे आ चुके हैं, उनके दुरुस्त या गलत होने का मालूम करना सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फर्ज नहीं बनता, क्योंकि दाग तो लग चुका है, चाहे वो जज पे लगा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है मती साहब की नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, तो मुश्किलात तो बहुत बढ़ जाएंगी फिर उनके लिए। जी हाँ, और शायद इसी वजह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुकाबला करने की बजाय राह फरार इख्तियार की है और इस्तीफा देके जान छुड़ाने की कोशिश की है। मगर लगता ही है कि अब जो है ये इल्जामात उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और जुडिशियल काउंसिल भी जो है इस मामले की तह तक पहुंचेगी। दूसरी बात यह है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने जो इस्तीफा दिया है, मेरे ख्याल में अगर ये 2-3 साल पहले ये इस्तीफा दे देते तो शायद हमारी अदलिया का और हमारे मुल्क का और हमारे सियासी निजाम का ये हाल ना होता जो आज जिसका हम देख रहे हैं, जो हाल हुआ है। जस्टिस एजाजुल हसन ने जो है अब जो इस्तीफा दिया है उनको भी ये चीज समझ आ गई है कि जुडिशियल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बावजूद भी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कल उनके खिलाफ भी कुछ शिकायत अगर आती हैं और यकीनी तौर पे बहुत सी बातें हो रही थी जस्टिस एजाजुल हसन के मुतल्लिक भी, तो फिर उनको शायद इस्तीफा देने का भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो चूंकि अभी तक कोई बाकायदा शिकायत नहीं आई तो जस्टिस एजाजुल हसन ने बज़ाहिर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पेंशन और मराद बचाने के लिए अभी इस्तीफा दे दिया है कि कम से कम अभी तक कोई शिकायत नहीं आई तो फिर उनके इस्तीफे के बाद किसी किस्म की कोई जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकेगी। तो बड़ा ही पैनिक करके बड़ा जल्दी में उन्होंने ये इस्तीफा दिया है और कोई वजह भी नहीं बताई और वो वजह बताने की शायद पोजीशन में भी नहीं थे, क्योंकि अगर वो कोई भी वजह बताते तो फिर उसके जवाब में भी कोई मालूमात मंजरेआम पे आ जाती। तो उन्होंने गनीमत यही समझा कि बगैर कोई वजह बताई, ये तक नहीं कहा कि मैं जाती वजह की बिना पे इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इससे लगता है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने बहुत दबाव में और मजबूरी की हालत में और अपनी जो चंद पेंशन की मुराद हैं और जस्टिस रिटायर्ड का नाम अपने नाम के साथ बचाने के लिए ये अचानक ये इस्तीफा दे दिया है और जो बिल्कुल हैरान कुन नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात की है कि ये इस्तीफा बहुत कार्रवाई भी आगे होती है या फिर सुप्रीम जुडिशियल का जो भी फैसला होता है, आपको लगता है कि जिस किस्म के जिन नौयत के केसेस हैं ये मामला नैब तक भी अब जा सकता है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से स्पेशली मैं अगर बात करूं तो? देखिए, हम आज अपने ही मैं प्रोग्राम में सहाफ़ी प्रोग्राम में साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ अली से जो मैं बात कर रहा था जी। तो उनका भी ये मौक़िफ़ था कि ये तो नहीं हो सकता कि सियासतदानों पे करप्शन के इल्जाम लगे तो वो वज़ारत उज़्मा भी उनको छोड़नी पड़े, असेंबली से भी इस्तीफा दे, जेलों में भी जाए और जब जज के ऊपर इल्जाम लगे तो वो इस्तीफा दे के भाग जाए और उसको कोई पूछे ही ना कि भाई वो अरबों रुपए किधर हैं जो आपने कमाए हैं। तो साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ अली ने भी उनकी भी ये राय थी कि जो मौजूदा कवानीन हैं उनके तहत जब एक जज पे संगीन अगर इल्जाम लगते हैं और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद नैब और FIA जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और कहीं भी ये नैब के कानून में नहीं लिखा कि जजों को किसी किस्म का इस्तिस्ना हासिल है, सिर्फ सीटिंग जजों को वो इस्तिस्ना हो सकता है
اور وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جوڈیشل کونسل ان پہ کارروائی کرتی ہے، اور جب جوڈیشل کونسل بھی ان پہ کارروائی کر کے ان کو نکال دیتی ہے، عدلیہ سے برطرف کر دیتی ہے، تو اس کے بعد بھی جو رقوم ہے ان کی برآمدگی، ان کی ریکوری تو لازمی ہے، کیونکہ وہ کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہوتا، وہ تو اس قوم کا پیسہ ہے۔ اگر کسی جج نے لوٹا ہے تو اس کو واپسی تو لینی ہے، اور واپسی کے لیے مقدمہ کرنا ضروری ہے، مطلب صاحب اس سے پہلے کہ تحقیقات ہوتی ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے خلاف، انہوں نے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ جب لوگ بات کرتے ہیں یا ہم سوشل میڈیا پر بھی مختلف حلقوں کی رائے دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ نواز شریف اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں بطور وزیر اعظم، بہت بہتر ہے کہ لوگ اپنی جان کی امان خود پالیں۔ دیکھیں، جسٹس اعجاز الحسن کے ساتھ جو ہیں پی ٹی آئی کی اور کچھ سیاستدانوں کی بڑی توقعات وابستہ تھی، اور ایک یہ تاثر تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک انتظار کر رہی ہے نومبر کا، اس سال کے نومبر کا، کہ جب جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس بننا ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنی بھی امیدیں ہیں ان پہ پانی پھرتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ خود پی ٹی آئی کی اپنی پالیسیاں ہیں اور رویے بھی ہیں۔ مگر جسٹس اعجاز الحسن ایک امید کی کرن بنے ہوئے تھے پی ٹی آئی کی، اور شاید ان کو بھی اس حوالے سے بڑے دباؤ کا سامنا تھا۔ اب ضمیر کا دباؤ تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح کے انہوں نے فیصلے دیے ہیں اس سے تو بالکل نہیں لگتا کہ وہ کسی قسم کے بھی ضمیر کے دباؤ میں وہ تھے۔ تو یہ یقیناً کوئی نہ کوئی دباؤ ضرور تھا کہ جو لوگ پہلے جسٹس اعجاز الحسن کو پاناما بینچ کے اوپر استعمال کرتے رہے ہیں اور پاناما بینچ کے دوسرے ججوں کو استعمال کرتے رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ابھی انہی لوگوں کا دباؤ آیا تو وہ ایک بار لیکن جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کریں نا متی صاحب، اسی بارے میں بات جاوید لطیف صاحب بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کر چکے ہیں، اور انہوں نے تو سابق جرنیلز کے حوالے سے نام بھی لیا، پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے۔ ایک سوال ہی ہے نا کہ چلیں سیاستدانوں کا بھی احتساب ہو رہا ہے، ججز کا بھی احتساب ہو رہا ہے، بس۔ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے۔ میرے خیال میں یہ معاملہ یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ صرف مسئلہ جسٹس اعجاز الحسن نہیں ہے، جسٹس اعجاز الحسن اور پاناما بینچ کے دیگر ججز یا ثاقب نثار جیسے لوگ، آصف سعید خان کھوسہ یا جسٹس گلزار جو ہیں، یہ لوگ تو مہرے ہیں، اور جو شاطر ہے، جو ان مہروں کو استعمال کرتا رہا ہے، جنرل باجوہ ہیں، جنرل فیض ہیں، بالکل استعمال کرنے والے جو مہرے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ آپ کو متی اللہ جان صاحب اپنا وقت دینے کے، اس پر جو ہے وہ اپنا تجزیہ دینے کے لیے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، دیکھتے رہنا ہے نیو پاکستان۔